हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन टू बी चैलेंज इन जनवरी 2024 अटेम्प्ट के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यार गलत आए हैं, एनटीए माने या ना माने गलत हैं। और जो आंसर की के लिए इन्होंने रायता फैला रखा है यार, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ना। मैं तो दुखी हो गया इनके तरीके से, जैसे आंसर की पब्लिश किए, जैसे बच्चों को रिजल्ट मिल रहे हैं और हर बार वेबसाइट डाउन हो जाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन करना और फिर धीरे धीरे करके अब इन्होंने क्या किया, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया है उसमें क्या किया है, जो चैलेंज की डेट है वो भी देखो बढ़ा दी है। पहले ये 8 फरवरी तक थी, अब इस डेट को बढ़ा के इन्होंने 9 फरवरी रात में 11 बजे तक कर दिया, क्योंकि लफड़ेबाजी बहुत है। हो सकता है नई आंसर की भी आ जाए, तो यार तसल्ली रखो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेट बढ़ गई है, आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, अब रिजल्ट आएगा फाइनल देखना, बार बार झंझट में मत पड़ो। लेकिन जो जो क्वेश्चन चैलेंज करने हैं मैं बता रहा हूँ वो चैलेंज कर देना। देखो चैलेंज तो कर ही देना, एनटीए बात माने या ना माने वो तो उनकी अपनी मर्जी होती है, वो ड्रॉप कर सकते हैं नहीं कर सकते। और इतनी मतलब ऐसी गलतियां करते हैं ना, उसके चक्कर में बच्चे का बहुत समय बर्बाद होता है। और हम मतलब मेरी तुम्हारे लिए सिंपैथी है यार कि तुम ऐसे समय पे हो जब एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है। ठीक, तो इसे जरा मतलब देख लो, जो जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है गलत है, मैंने हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया और उन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि करके। ठीक, पहला क्वेश्चन है 29 शिफ्ट की इवनिंग शिफ्ट का, 29 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का। ये सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इस सवाल को एनटीए को ड्रॉप करना पड़ेगा, बोनस जैसे पूरे को देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा इस ऑप्शन में। देखो पहला, अगर हम डाइबल एच ले लें, ये तो ठीक है, तो डाइबल एच से हो जाएगा काम। डाइबल एच क्या करेगा, एस्टर को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, तो एस्टर को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, तो डाइबल एच से क्या होगा, डाइबल एच से ये बन जाएगा यहाँ पे सी एच ओ, और ये बन जाएगा यहाँ पे सी एच ओ। ठीक, डाइबल एच हो गया। फिर NaOH के साथ इसे हीट करना पड़ेगा, कहीं पे भी NaOH को हीट नहीं लिखा है, NaOH के साथ इसे हीट करना पड़ेगा तभी ये काम होगा। एक्वस NaOH से भी ये काम नहीं होगा। ठीक, एक्वस NaOH के साथ ये काम नहीं हो पाएगा, NaOH के साथ हीट करना पड़ेगा, कंडेंसेशन कराना पड़ेगा तब होगा। ठीक, तो कहीं पे हीट दिया नहीं है। दूसरी बात, फिर OH को हटाने के लिए, OH को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन यूज नहीं कर सकते। वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन अगर करेंगे, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, वोल्फ क्रिश्नर अगर कर दें इस कंपाउंड को, तो मैं कंपाउंड बना देता हूं फिर बताता हूं कि वोल्फ क्रिश्नर से क्या होगा। और एथिलीन ग्लाइकोल से मैंने चेक कर लिया, मतलब सारे जो भी मटेरियल हो सकता था ना मैंने चेक कर लिया, वहां पे अगर एथिलीन ग्लाइकोल से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करो तब भी OH जाता नहीं है। ठीक, केवल एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है एथिलीन ग्लाइकोल, और कोई बात नहीं है। मैंने सब देख लिया, जो कुछ करना था मैं अपनी तरफ से कन्फर्म हूं तभी तुम्हें बता रहा हूं। तो इसमें अगर हम NH2 KOH और एथिलीन ग्लाइकोल ले लें, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये कंपाउंड यहीं पे रुक जाएगा, OH यहां तक ही आ पाएगा और ये यहाँ पे CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक, अगर तुमने ZnHCl ले लिया, Zn एक तो HgHCl लिखना चाहिए। HCl कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, HCl कभी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, तो ये CH3 ऊपर बन जाएगा और यहाँ पे जो आएगा वो Cl लग जाएगा। ठीक, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। फिर भी अगर 2 ऑप्शन है तो ठीक ही मान लेते हैं, और उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है ना। मेरे को नहीं लगता वो मानेंगे बात, और नहीं मानेंगे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसी शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2 फॉर्माइल हेक्स 3 इनोइक एसिड। अब यार देखो, इससे सरल सवाल तो नहीं हो सकता कि 2 फॉर्माइल हेक्स 3 इन 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड है। तो इनोइक एसिड है तो क्या कर लिया, COH बना लिया। अच्छा, सिग्मा और पाई गिनने तो दूर दूर बना लेते हैं भैया, जिससे गिरने में आसानी रहे, है ना। OH हो गया। अब क्या कर रहा है, 2 पे फॉर्माइल लगा है तो CH, और यहां लगा दिया CHO, ये फॉर्माइल लगा दिया हमने। ठीक, फिर 3 नंबर तो ऐसे ही रखा जिसमें CH2 आ गया। अब CH2 पे भी सिग्मा बॉन्ड लगा ही दें, चलो गिनने तो लगा ही देते हैं, H और H लगा दिया। फिर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे H, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और हमें 6 पे 6 रखने हैं तो ये आ गया। तो जरा काउंट कर लेते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 सिग्मा बॉन्ड आ गए। सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 19। और पाई बॉन्ड आ गए 1, 2 और 3। पाई बॉन्ड आ गए कितने? 3। तो इसका आंसर 22 आना चाहिए। शायद कुछ और दिया हुआ है तो देख लेना इसे, ठीक है। अगला सवाल 30th की इवनिंग शिफ्ट का सवाल है ये, ठीक। 30th की इवनिंग शिफ्ट का, मैं धीरे धीरे करके सारी शिफ्ट पे आ रहा हूँ, एक एक करके आ ही जाऊंगा, ठीक। 30th की इवनिंग शिफ्ट में क्या कर रहे हैं? 2 क्लोरो, ये कर रहे हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन प्लस Cl2 गिव्स C4H8Cl2। द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जब पूछ रहे हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो देखते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। इसे एक को तो बना लेते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन हमने ले लिया यहाँ पे, और इसकी Cl2 से रिएक्शन करा के यानी मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, C4H8Cl2 करा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा है, ठीक। तो इसका आइसोमर बना लेते हैं पहले। यहाँ Cl लगा, एक यहाँ Cl लग सकता है, ठीक। ठीक है, दूसरी बार कहाँ लग सकता है? दूसरी बार यहाँ लग सकता है। तीसरी बार कहाँ लग सकता है? तीसरी बार यहाँ लग सकता है। और चौथी बार कहाँ लग सकता है? चौथी बार यहाँ लग सकता है, ठीक। ठीक है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शोन बाय दिस कंपाउंड इन द अबव रिएक्शन इज। अच्छा, अबव में उधर आ गया तो कितने आ गए भाई? अब इसमें तो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी, क्योंकि इसमें तो कोई कायरल है ही नहीं। इसमें कितने बनेंगे? एक कायरल है तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव, एक कायरल है तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएंगे इसमें, ठीक। इसमें कितने कायरल हैं? इसमें 2 कायरल हैं। 2 कायरल हैं तो इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे और एक इनएक्टिव बनेगा। मीसो वाला भी सिमेट्रिक है, हमें तो ऑप्टिकली एक्टिव बताने केवल। इसमें तो कोई बन ही नहीं रहा, और इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन गए? तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव बन गए 6। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक। चलो भाई, अब 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट पे आ जाते हैं। 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में ये सवाल है, और इसमें पूछ रहा था प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन पी इज पी, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी पूछ रहा है। जब वन इक्विवेलेंट हमने पीएच एमजीबीआर से कराई और इसमें एसिडिक एच है, तो पीएच पहले एसीएच को ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बताओ भाई, बताओ। पीएच पहले एसीएच को उठा लेगा क्योंकि ये एसिडिक एच है। जब एसिडिक एच को इसे ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा, और यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, और MgBr बन जाएगा। बन जाएगा O माइनस और MgBr बन जाएगा, प्लस बेंजीन बन जाएगी। अब अगर इसमें प्रोडक्ट का है तो P है, प्रोडक्ट हमारा बेंजीन, हमारा बेंजीन प्रोडक्ट है, तो इसमें कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 0। अब इसमें NH4Cl डालोगे तो क्या आ जाएगा? अब इनिशियल कंपाउंड रिटेन करने का मतलब थोड़ी है कि हमें प्रोडक्ट उसे कहेंगे। प्रोडक्ट तो जो बना है, बेंजीन बना है ना प्रोडक्ट, तो बेंजीन में कितने हैं? 0। तो इसका आंसर कितना लिखना चाहिए? 0 लिखना चाहिए हमें, ठीक। और इसमें कितने अगर लिखना हो तो 1 लिखना, तो या तो 0 आंसर लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स पूछ लेते तो हम इसे क्या लिख देते? 1 लिख देते टोटल। तो 0 + 1 1 लिख देंगे। अगर हम P को प्रोडक्ट्स मान लें दोनों को तो 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं सवाल। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि a diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 d. If the bond distance is 1 angstrom, then the fraction of charge on each atom is. तो ये तो मतलब हद सरल सवाल है। डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, डाइपोल मोमेंट हमें कितना गिवन है? डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है 1.2 d।
1.2d, तो ESU सेंटीमीटर में कर दो तो 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हमें चार्ज निकालना है तो 1.2 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू Q इंटू 10⁻⁻8, जिससे ESU में चार्ज आ जाए। तो ESU में ही निकालना है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक, तो हमें क्या Q की वैल्यू कितनी लिखनी होगी? अब यहाँ पे 10⁻⁻1 ESU में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 1.2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻9 विल बी अवर आंसर। यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻⁻9 आंसर लिखेंगे। ठीक है, पता नहीं इसमें क्यों गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, राम जाने। ये सवाल भी बहुत लोगों ने मैं पूछा और बहुत लोगों में मतलब गलत ही दे रखा है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या होगा? जिसमें प्लस एम लग रहा होगा, इसमें प्लस एच लग रहा है और प्लस आई लग रहा है। ये तो माइनस आई लगा रहा है, डीएक्टिवेटर है ये डीएक्टिवेटर है, और ये माइनस एम और माइनस आई लगा रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? बी में होगी, फिर उसके बाद होगी ए में, फिर होगी सी में और फिर होगी डी में। तो जितना माइनस एम और माइनस आई ज़्यादा होगा उतना डीएक्टिवेशन ज़्यादा होगा और उतनी रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी। तो बी ए सी डी आंसर हमारा 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब एनटीए क्या करता है? एनटीए की हमसे कोई गारंटी नहीं। एक सवाल अभी और बच रहा है, वो भी लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और था यार, ये अभी अभी आया मेरे पास में, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। ये एनटी कम से कम 20 बार पूछ चुका सवाल, तो इसकी तो इक्वेशन हमें याद है कि 2 MnO4 माइनस, दूसरे पेन से लिख दें, प्लस 5 C2O4 2 माइनस, प्लस 16 H प्लस आयन्स गिव्स 10 CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8H2O। ये तो इक्वेशन इन्हें याद है। तो इसमें कितना हो गया? 1 मोल के लिए पूछा है, 1 मोल के लिए कितना? 2 मोल से कितना लग रहा है? 16, तो 1 मोल से कितना लगेगा? 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑफ H प्लस लगेंगे। सिंपल सवाल था, तो 8 आंसर आ जाना चाहिए था इसका। तो पता नहीं क्या इसमें के रॉकेट चला दिया उन्होंने। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि जो 1 जनवरी का है सवाल, इसमें भी देखो गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ C14 बाई C12 इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 ऑफ दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। इफ द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स, द एज ऑफ वुड सैंपल इज। ठीक, तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता, ये तो हम जानते ही हैं। तो n अपॉन एन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमें गिवन है कितनी? 1/8। तो ई टू द पावर लैम्डा टी की वैल्यू आ गई ई टू द पावर 1 बाई माइनस लैम्डा टी, तो ई टू द पावर लैम्डा टी की वैल्यू आ गई 8। ठीक, तो लैम्डा टी की वैल्यू आ गई ln8, ln8 आ गई। ln8 को क्या लिख सकते हैं? तो हमें क्या, अच्छा ये तो सिंपल ही हो गया। अब 0.693 अपॉन टी हाफ इज लैम्डा इंटू टी की वैल्यू हो गई ln8। ठीक, तो टी की वैल्यू आ गई ln8 इंटू टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693। ठीक, अब 0.693 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख लो ln2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई ln2 इंटू टी हाफ। तो ये आ जाएगा 3 ln2 डिवाइड बाई ln2 इंटू टी हाफ। इससे कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू टी हाफ कितना दिया हो? 5730 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, इतने ईयर्स लगने चाहिए थे। तो आंसर आ जाएगा 17190 ईयर्स। तो 17190 ईयर्स आ गया। तो ये आंसर हमारा खत्म हुआ। इतने सवाल हमें लग रहा था कि गलत आए हुए हैं और इन्होंने डेट भी बढ़ाई है, तो मान रहे हैं गलती। इसका मतलब सिंपल ये है। फटाफट इसे देख लो, जो भी हो तुरंत 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 बिल्कुल एग्रेसिवली क्या करो, अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ एनटीए से, और थोड़े बहुत नंबरों के लिए परेशान मत हो, पढ़ते रहो। अब देखो, जिन्होंने भी एडवांस का कोर्स नहीं लिया वो एडवांस की तैयारी के लिए लग जाए। एडवांस का कोर्स करवा रहा हूँ, वो लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो नहीं लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं लो या लो,
लेकिन है कोर्स अवेलेबल, उसे ले सकते हो तो ले लो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। और हम लोग वीडियोस लगातार लाते रहेंगे यूट्यूब पे, तुम्हारी मदद करते रहेंगे। बस तुम्हें ये करना है, कीप शेयरिंग, दोस्तों को फैलाते रहो यार, है ना। और रिजल्ट के बाद जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा रहा रिजल्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।